पिछले 16 फरवरी को भिवानी में हरियाणा पुलिस को एक बोलेरो गाड़ी में 2 जले हुए कंकाल मिले। वो कंकाल राजस्थान के जुनैद और नासिर के थे, जिनको गौ तस्करी के आरोप में पहले पीटा गया, मारा गया और उसके बाद उनको बोलेरो गाड़ी में जला दिया गया। और इसमें जो आरोपी है उनका जो गौ रक्षक है, गौ रक्षक के नाम से वो अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, मोनू मानसर, उनके ऊपर ये आरोप है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, सर पहले तो स्वागत है MNT पर आपका। शुक्रिया। जो घटना हुई है सर, पहले भी लिंचिंग होती है, ये अलग तरीके के लिंचिंग है, पहले पीटा गया फिर उनको जिंदा जलाया गया, क्या कहेंगे इस पर? ये जो घटना है ये बेहद जघन्य घटना है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए खास तौर से जहनी एतबार से लोगों को तैयार किया जाता है, मानसिक तौर पे तैयार किया जाता है। और इस तरह से तैयार करने के पीछे एक विचारधारा काम कर रही है, नफरतवादी विचारधारा, जो पूरे देश में इंसानों को तोड़ने और बांटने और एक दूसरे इंसान की, बेगुनाह इंसान की जान ले लेने की, हत्या कर देने की सोच उनके अंदर पैदा करती है। उसका एक गिरोह तथाकथित गौरक्षा दलों का सक्रिय है। हरियाणा के इलाकों में मोनू मानेश्वर उसका सरदार है, जिम्मेदार है। और नासिर और जुनैद 15 तारीख को अपने रिश्तेदारों की शादी में उन्हें हरियाणा आना हुआ। 16 तारीख को जब वो लोग निकलते हैं तो अर्ली मॉर्निंग उनको जो है गोपालगढ़ के इलाके में पेरुका नामक गांव के जंगल के इलाकों में उन्हें पकड़ लिया जाता है। और पकड़ने वाले गिरोह में बजरंग दल के लोग थे और गौरक्षक थे। और उसके साथ साथ जो राजस्थान पुलिस का जो एक CIA जो है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लोग जो थे, पुलिस के लोग थे, इन दोनों लोगों ने मिलकर जो है गौरक्षक और बजरंग दल लोगों ने जंगल में उन्हें पकड़ा और पकड़ने के बाद बेरहमी के साथ पिटाई की। और इतनी पिटाई की कि उन्हें अधमरा कर दिया पीट पीट करके। स्थानीय थाने के पास ले जाकर उन लोगों पर आरोप लगाकर हैंडओवर करना चाहा कि ये लोग गौ तस्कर थे, लेकिन इतना बेरहमी के साथ उन्हें पीटा गया था और लगभग मरणासन स्थिति में थे। तो ऐसी स्थिति में SHO ने उनको लेना इनकार किया। लेकिन यहाँ हरियाणा पुलिस अगर सक्रिय होती, इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोग इतने मन बढ़े हुए लोग थे कि मारने के बाद थाने ले जा रहे हैं और थाने को हैंडओवर करना चाह रहे हैं। तो ऐसे गौरक्षकों को हरियाणा पुलिस गिरफ्तार करने के बजाय, और जिन लोगों की बेरहमी के साथ पिटाई की, लगभग वो अंतिम सांसें ले रहे थे अपनी जीवन मौत की, अगर हरियाणा पुलिस के अंदर थोड़ा सा भी इंसानियत होती, मानवता होती, तो उन्हें तुरंत जो है गौरक्षकों को अरेस्ट करके और बेरहमी के साथ मारे गए जुनैद और नासिर को हॉस्पिटल की फैसिलिटी प्रोवाइड करती तो शायद जिंदा होते। लेकिन जब इनकार कर दिया तो उस समय CIA और बजरंग दल के उन गिरोह ने ले जाकर फिरोजपुर झिरका नामक जगह पर उन लोगों की ही खुद की निजी गाड़ी में उनको बंद करके जिंदा जला दिया। इस तरह की ये जो घटना है वो काफ़ी इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। और इसके पीछे जो RSS की सोच और फिक्र है, विचारधारा है, और उससे जुड़े जो संगठन हैं, उन संगठनों की वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही है और जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। केवल मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है कि वो गौ तस्करी करते हैं। क्या आपको लगता है कि उनको जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? भारत में मुसलमानों को टारगेट करने के पीछे जो मकसद है, जो सत्ता में आज काबिज लोग हैं, उनका प्रिंसिपल एजेंडा है, प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है इस्लाम और मुसलमानों का मुखालफत। जितना बड़े पैमाने पे इस्लाम और मुसलमानों का मुखालफत होगा, उतना बड़े पैमाने पे OBC SC ST का रिलीजियस ध्रुवीकरण होगा, धार्मिक ध्रुवीकरण होगा। और धार्मिक ध्रुवीकरण करके वो सत्ता में जाने के लिए मुसलमानों को और इस्लाम को बराबर निशाना बनाते हैं। उसका कारण यह है कि सत्ता में जाने का एक हथियार उन्होंने बना लिया है। और RSS की डायरी से अगर इस्लाम और मुसलमान शब्द निकाल दिया जाए तो RSS की विचारधारा, RSS का पूरा आंदोलन डेड हो जाएगा।
तो इसलिए निशाना मुसलमान है, लेकिन बहुसंख्य ओबीसी को शिकार करना आरएसएस और बीजेपी बजरंग दल के लोगों की चाल है, और उनका राजनीतिक इस्तेमाल करने के पीछे उन्हीं के नौजवानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और के पूरे दुनिया भर में मुस्लिम बसते हैं और मुस्लिम कंट्री है, ऐसे जो भारत भर में घटनाएं हो रही हैं, तो इसका जो मैसेज क्या जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, मैसेज क्या जा रहा है? क्योंकि आप अगर आरोपी है उसके लिए बाकायदा कानून है, कोर्ट है, सजा देने के लिए किसी इंसान को ऐसे खुद से सजा देना, उसका क्या मैसेज आप समझते हैं? कि इस तरह की घटनाएं जो भारत में जब से बीजेपी सत्ता में आई है, इस्लाम और मुसलमानों को लेकर निशाना बनाया जाना, उनकी तहजीब को ख़त्म करना, मुस्लिम नौजवानों को कभी गौकशी के नाम पर कत्ल कर देना, कभी लव जिहाद के नाम पर मारना, कभी उनकी लिंचिंग करना, और यही नहीं उनकी तहजीब को ख़त्म करने के लिए कभी 3 तलाक, कभी नमाज, कभी हिजाब, और कभी नबी के शान में गुस्ताखी जैसे मसाइल को खड़ा करना। तो ये मसाइल पूरे वैश्विक लेवल पे भारत की साख को गिराने का काम कर रहे हैं, और इसके पीछे जो आरएसएस की नफरतवादी सोच और विचारधारा है वो काम कर रही है। बीते दिनों अभी उन्हीं के पार्टी की जो महिला प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा, उसने नबी के शान में गुस्ताखी भरा बयान दिया, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, और उस बयान से पूरे दुनिया के जो मुस्लिम देश थे उन्होंने भारतीय दूतावास को तलब किया और मजम्मत किया इस घटना का, क्योंकि भारत में संविधान है और संविधान में फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी में धार्मिक स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, लेकिन एक दूसरे धर्मों का सम्मान करने का भी फंडामेंटल राइट में आदेश दिया गया है। किसी भी धर्म की आप आलोचना नहीं कर सकते, किसी भी धर्म पर बुरा भला नहीं कर सकते। तो फंडामेंटल राइट के विरोध में, संविधान की मूल भावना के विरोध में जाकर सत्ता में बैठे हुए लोग काम कर रहे हैं, जिसके नतीजे आज सामने आ रहे हैं, और वैश्विक लेवल पे इसका भारत की साख पर बड़ा गहरा असर पड़ रहा है। भारत की जो वैश्विक लेवल पे एक छवि बनी हुई थी, वो छवि डे बाय डे गिरती जा रही है, और गिरने के पीछे कहीं न कहीं ये नफरतवादी विचारधारा के सोच के लोग हैं, और जो सत्ता में हैं उनकी वजह से ये इसका बड़ा नुकसान भारत को हो रहा है। एक और के पिछले कुछ समय में माइनॉरिटी पर हमले बढ़ गए हैं, जैसे अभी क्रिश्चियन पर हो के जैसे उनकी चर्चों पर हमले करना और मूर्तियां तोड़ना, अभी जो लिंचिंग का मामला हो, चाहे सिखिज्म में हो, अलग अलग माइनॉरिटी पर हमला होना, इसमें माइनॉरिटी कमीशन का एक्शन ना लेना और प्रधानमंत्री की चुप्पी को आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री की जो चुप्पी है वो प्रधानमंत्री मोहन भागवत के इशारे पे काम करने वाले हैं। मोहन भागवत जितना स्क्रिप्ट लिखकर देते हैं, जितना गाइड करते हैं, उतनी ही बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री कहा जाए, प्रधानमंत्री पावरलेस है भारत का। और दूसरी चीज, अगर हम बात करें दिगर माइनॉरिटीज कमीशन की बात करें, तो माइनॉरिटीज कमीशंस में आरएसएस की सोच और विचारधारा के रखे हुए लोग हैं, और उसमें हमारे कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे कम्युनिटी से ज्यादा डेंजरस रोल प्ले कर रहे हैं। आरएसएस की सोच और विचारधारा से ज्यादा प्रेरित होकर वो काम कर रहे हैं। उसके नतीजे ये है कि सिखों का भी इस्तेमाल सिखों के खिलाफ आज आरएसएस के लोग कर रहे हैं, मुस्लिमों का भी इस्तेमाल मुस्लिमों के खिलाफ कर रहे हैं, और ईसाइयों का, क्रिश्चियनों का भी इस्तेमाल क्रिश्चियनों के खिलाफ करने के लिए उन्होंने मंच बनाए। क्रिश्चियन मंच बनाए, राष्ट्रीय सिख मंच बनाया, और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया। और गुलिस्ता दिनों आपने देखा होगा, अभी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का पदाधिकारी था जो है ये अभी जो जितेंद्र त्यागी, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी अभी बना। तो जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का पदाधिकारी था, वो कुरान पाक की 24 आयतें खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया। तो मुसलमानों का मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए आरएसएस ने उनके अंदर अलग अलग सामाजिक समूहों के मंच तैयार किए, तो उसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी तैयार किया। नुपुर शर्मा के खिलाफ जो बड़ा मामला खड़ा हुआ पूरे वैश्विक लेवल पे, उस पर पर्दा डालने के लिए भारत में ही उदयपुर, राजस्थान उदयपुर में एक घटना को अंजाम दिया गया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कार्यकर्ता था, उसने ओबीसी जाति के टेलर की हत्या की। तो आज मुसलमानों का मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए आरएसएस ने अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए, उसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया।
क्रिश्चियन मंच बनाया, सिखों का भी मंच बनाया, सिखों के गुरुद्वारों पे हमले हो रहे हैं, क्रिश्चियनों के चर्चेस पे हमले हो रहे हैं और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को खत्म किए जा रहे हैं। और माइनॉरिटीज कमीशन में जितने भी लोग हैं वो इस तरह की घटनाओं पर चिड़ी चुप नजर आते हैं, तो उसके पीछे मेजर जो मामला ये जुड़ा हुआ है कि वो आरएसएस की सोच और विचारधारा से प्रेरित है, उनसे ज्यादा वो अपने समाज के ही खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। मेरा आखिरी सवाल है कि हिंदू राष्ट्र की बहुत समय से बात हो रही है कि अभी योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि जो पहला सबसे धर्म है सबका वो सनातनीय है, हिंदू है। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो मुस्लिम उसमें अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ मानते हैं? हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर थे, उन्होंने सावरकर के इस संकल्पना पर उन्होंने कहा कि ये पागलपंथी से भरा हुआ सोच है और ये समाज को तोड़ने वाला है और ये संविधान संगत नहीं है। और वैश्विक लेवल पे अगर हम बात करें तो सोशल डाइवर्सिटीज और रिलीजियस डाइवर्सिटीज को खासतौर से उस पर काम हो रहा है कि सभी संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर रहे और पूरे विश्व को अपना परिवार समझे। तो इस तरह की जो अवधारणा है वो पूरे विश्व को तोड़ने के लिए, इंसानों को तोड़ने और बांटने की सोच है। और इसी सोच के लोगों ने, दो व्यक्तियों ने देश को तोड़ने का काम किया, सावरकर की सोच ने और जिन्ना की सोच ने। आपको ये जानकर हैरानी होगी, उस वक्त जब 23 मार्च 1942 को मुस्लिम लीग ने भारत पाक के प्रस्ताव का अपने प्लेटफॉर्म से प्रस्ताव पारित किया, तो सिंध प्रांत के उस समय प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे जनाब अल्लाह बख्श सुमरो साहब। उन्होंने 27 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में दिल्ली में 75,000 मुसलमानों को इकट्ठा किया और वो सशक्त लीडर थे और उन्होंने भारत पाक के विभाजन का विरोध किया और कड़े शब्दों में विरोध किया। और ये उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसी तरह से भारत को तोड़ने वाली ताकतों का हमें विरोध करना है और भारत को तोड़ने नहीं देना है और भारत को यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया हमें बना के रखना है और पूरा वृहद भारत होगा। लेकिन इसी सोच और फिक्र के लोगों ने 14 मई 1943 को उनकी हत्या कर दी, महज 43 वर्ष की अवस्था में। तो भारत को बचाने वाले मुसलमानों की एक बड़ी जमात है और उनके बीच में भी मुनाफिक पैदा किए जाते रहे हैं। मुस्लिम कहाँ खड़ा हुआ मानेंगे फिर? तो मुस्लिम जैसे क्या है कि भारत, ये जो अवधारणा है खास तौर से ये अवधारणा गलत है और संविधान संगत नहीं है। सिर्फ मुस्लिम ही हाशिए पे नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र की जब संकल्पना आएगी तो उसमें भारत का एक बड़ा हिस्सा, जो भारत का मूल्यवासी ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज की बात करें, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सभी हाशिए पर आएंगे। क्योंकि इसके साथ ही साथ संविधान बदलने की भी अवधारणा जुड़ी हुई है। और संविधान बदलने का मकसद क्या है? जो वर्तमान प्रेजेंट टाइम का संविधान है, जिसमें 395 आर्टिकल है, 12 अनुसूचियां हैं, 22 अध्याय है, जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। प्रत्येक आर्टिकल भारत के नागरिकों को अधिकार देने वाले हैं। कोई ऐसे आर्टिकल संविधान के अंदर मौजूद नहीं है जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को अधिकार देने की वकालत ना करते हो, तायद ना करते हो। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र की अवधारणा है तो उसमें संविधान बदलने की भी अवधारणा है, छिपी हुई है। और उनके मंशा अभी गुलिस्ता दिनों में बिहार में शंकराचार्य ने अपनी सभा में कहा कि नए संसद में हो नए संविधान के साथ प्रवेश। तो ये सारे बहुजनों पर गुलामी थोपने का कॉन्सेप्ट है और इस देश के मूल्यवासी बहुजनों पर गुलामी थोपने का कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए सारे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को मिलजुल कर भारत को बचाने की, भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए नफरतवादी ताकतों के खिलाफ मिलजुल कर आपस में इत्तेहाद कायम करके लड़ाई लड़ने की जरूरत है। ये देश हमारा है और इस देश के मूल्यवासियों का देश है, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों का देश है। हम ही लोग इस देश के इंडिजिनस पीपल हैं। तो हम ही लोगों को इस देश में इस तरह की जो ताकतें हैं, जो जुल्म, सितम और हक और अधिकार को, इंसानियत को खत्म करने वाली ताकतें हैं, उनको हम जड़ से खत्म करने के लिए मिलजुल कर कोशिश करेंगे। उसमें पूरे भारत भर में जो अजीम शख्सियत मजलूमों में इत्तेहाद पैदा करने के लिए, उन्हें बेदार करने के लिए कोशिश कर रही है, वो जनाब मोहम्मद मेश्राम साहब हैं, जो बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक है। वो जमीनी सतह पे लगातार काम कर रहे हैं और अभी उन्होंने ही 6 अक्टूबर
2022 को अभी आरएसएस के हेडक्वार्टर पे 2.5 लाख से अधिक लोगों का मोर्चा ले जाकर उन्होंने घेरने का काम किया। तो एक बड़ी ताकत के साथ वो नफरतवादी ताकतों का मुकाबला कर रहे हैं जमीनी सतह पे। और उन्होंने अभी इस तरह की घटना जो जुनैद और नासिर के साथ घटी है, इस घटना के खिलाफ भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले पूरे भारत में 25 फरवरी को बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के सभी समर्थकों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और अपने कौम के लोगों को गुजारिश करता हूं कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर शामिल हों और जुनैद और नासिर के इंसाफ के लड़ाई का हिस्सा बने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये चांद मोहम्मद जी थे, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के वर्क प्रेसिडेंट, जो जुनैद और नासिर की घटना हुई है, जघन्य अपराध हुआ है, उन पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और इसके खिलाफ वो 25 फरवरी को आंदोलन करने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने अपील की है कि लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए इस जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनके खिलाफ। और ये कहा है कि जो जिन लोगों ने भी ये घटना की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।